नमस्कार किसान साथियों, मैं अक्षर भाई। आपने देखना चालू कर दिया किसान ऑफ इंडिया। किसान ऑफ इंडिया की टीम पूरे देश भर में भ्रमण करने के बाद आप पहुंची है सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। आज हम जानेंगे पहाड़ी मसाले, पहाड़ी सब्जी और पहाड़ में क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। प्लेन से पहाड़ की यात्रा और शून्य से अनंत की यात्रा पहाड़ी प्रोडक्ट को लेकर। आज हमारे साथ मौजूद हैं सिलीगुड़ी के आशीष जी। उनसे बातचीत करेंगे वो अपने शॉप पे क्या क्या पहाड़ी प्रोडक्ट बनाते हैं और किस तरीके से वो सेल करते हैं, क्या डिमांड है उनकी मार्केट में और कैसे पहाड़ के उत्पाद मैदान तक पहुंच रहे हैं और कैसे लोग पसंद कर रहे हैं। सारी कहानी जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। सर, पहला सवाल ये क्या है हिमालय फ्रेश? एक्चुअली हिमालय फ्रेश, सबसे पहले तो ये हिमालय फ्रेश का मैं फ्रेज का मतलब बता देता हूँ कि ये हिमालय मतलब होता है कि पहाड़ी, जो हिमालय का जो आसपास का हिमालय से जो हमारा जो माउंटेन रेंज है, ईस्टर्न हिमालयन रेंज, उसके आसपास में जितना भी प्रोडक्ट्स रहते हैं, जो खेती बाड़ी होता है, जितना भी फल फ्रूट्स होता है, जितना भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होता है, वही सब चीज़ मेरा कंपनी का ब्रांड करके मैं बाज़ार में लाता हूँ। इसीलिए ये हिमालय फ्रेश, तो आपको लोगों में भी दिखेगा कि पीछे में आपको पहाड़ जो नज़र आ रहा है। तो मैंने ये शुरू किया था लॉकडाउन के ठीक बाद में, तो 2020 के बाद में, तो ऑलमोस्ट 5 इयर्स होने वाला है ये कंपनी। तो मैं बात करूँ आपके प्रोडक्ट की, क्या प्रोडक्ट आपके पास है और क्या आपको यूएसपी है? जी, मेरा प्रोडक्ट जो है, पूरा प्रोडक्ट रेंज ही मेरा जो पहाड़ में जो होता है, तो सबसे पहले आपका जो फ्लोर्स है, जितना जो हम लोग पिठो बोलते हैं जिसको, जो आपका चावल का हुआ, मकई का हुआ, उसके बाद में फापड़ हुआ, उसके बाद में मिलेट वो दो हुआ, उसके बाद में मकई का जो चावल जो बनाते हैं वो हुआ, एंड अगर उसके बाद में आएंगे तो सत्तू भी बनाते हैं हम लोग। जो पहाड़ में जितना भी प्रोडक्ट होता है उसका सत्तू भी बनाते। और उसको छोड़ के अराउंड कोई सीजनल जैसे फ्रूट्स है, जो फल है, जो सब्जियां है, उसका पिकल बनता है। अदरवाइज मेरा पिकल का रेंज ही अराउंड 28 से 30 तरीके का हम पिकल बनाते हैं। और उसके बाद में आपका जैम बनाते हैं कुछ, उसके बाद में कुछ ड्राई प्रोडक्ट है, कुछ वेज है, कुछ नॉन वेज है। तो मोटा मोटी आपको सारा चीज़, सारा जो पहाड़ों में जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, हर्ब्स है, मसाले हैं, तो मसाले में आपका हल्दी से लेके जैसे जितना भी जंगल में जो मिलते हैं, जो एरोमेटिक जो हर्ब्स है, जो आप पिकल एज अ पिकल खाते हैं, एज अ मेडिसिन खाते हैं, वो सारा कुछ मेरा शॉप में मिलता है। वो छोड़ के मिल्क प्रोडक्ट्स भी है, जो मैं आपको धीरे धीरे आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, जैसे कि आपके और मेरे बीच में एक दूरी है जी, दूरी में अपने प्रोडक्ट देखते हैं। जी, तो आप बता पाएंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, किस तरीके से, क्या पहाड़ी है, क्या आप क्या से बना हुआ है? जी, बेसिकली सबसे पहले एक एक करके बता देता हूँ। जैसे एक ये मिल्क प्रोडक्ट है, इसको लॉलीपॉप बोलते हैं, जो दूध से जो बनाया जाता है, तो ये मिल्क प्रोडक्ट हुआ। उसके बाद ये धूप है, जो बुद्धिस्ट धूप है, जो उसका जो डब्बा में डाल के जो जलाते हैं। उसके बाद में आपका ये हर्ब्स हुआ, इसको पिकल बना के खाते। सामने में जाएंगे सेल रोटी, हमारा ट्रेडिशनल जो ब्रेड है, जो हमारा त्योहारों में बनता है। और उसके बाद में थोड़ा बहुत सब्जियां तो अभी नहीं, वो टाइमली मेरे पास में आता है। और उसके बाद में जो घी वगैरह हुआ, जितना भी प्रोडक्ट्स है, इंक्लूडिंग द क्राफ्ट, जो छोटे छोटे जो क्राफ्ट है, जो आपको दिखाई दे रहा है, खुकरी से लेके ये छोटे छोटे जो क्राफ्ट है, वो सब भी मेरे पास मिल जाएगा। अगर आपने इतना बताया, मसाले बताए आपने, अचार बताया आपने, मिल्क प्रोडक्ट बताए, रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं? आप खुद बनाते हैं या किसी किसान से लेते हैं? जी, एक्चुअली क्या है कि मेरा जो घर है, जो मंगपू में है, तो वो प्रोडक्शन यूनिट भी वहीं पे है मेरा। तो वहाँ पे मेरा मोटा मोटी सोचिए, पहाड़ में 2-2.5 एकड़ का छोटा सा ज़मीन, उसी में घर भी है। और हमारे वहाँ पे आसपास में जितना प्रोडक्शन होता है, जैसे जितना फल फ्रूट, जितना सब्जियाँ और जितना भी मेरे पास में, वो तो मैं यूज़ करता ही हूँ। और उसके अलावा जो मुझे आसपास का फार्मर्स से, जो उनके साथ में जो टाई अप है मेरा, तो उनसे मैं टाई अप करके लेता हूँ। तो टाई अप आपका किसान है, जो आपको, हमारी ऑडियंस जो देखेगी आपके किसान को, आपके स्टार्टअप को कैसे जुड़े और क्या आप उनको सहूलियत देते हैं, क्या जुड़ने के फायदे हैं आपसे?
नहीं, एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, मैं जब पहले मैंने ये शुरू किया था हिमालय फ्रेश, तो मुझे भी ये टाइप्स के बारे में उतना मालूम नहीं था। मैं भी सारा जगह घूमा, उन लोगों को खोजा जो कि जैसे जो हनी क्या करते, उसके हनी हुआ, जो हमारे यहाँ के सबसे फेमस पिकल ये डल्ले पिकल बोलते, डल्ले चिली होता है, जो जहाँ पे भी ग्रो करते हैं उनके पास में जाके मैं उनसे मिला, उनका प्रोडक्शन का कितना करते हैं, उनका ईयरली प्रोडक्शन रेंज जाना, उसके बाद में प्राइस, ईयर टू ईयर जो प्राइस होता है, एक दो बार काम करने के बाद में मुझे भी पता चला, और उनको थोड़ा जिसको थोड़ा बहुत एडवांस चाहिए, एडवांस भी थोड़ा करके देता हूँ, और जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है उस टाइम में वो लोग मुझे रेगुलरली सप्लाई करते हैं, तो उसी हिसाब से चल रहा है मेरा। जैसे कि अभी आपने बात की, आप में लोगों से मिले, आपने हनी की बात की, आपने फ्लोर की बात की, आपने किसानों की बात की, लगभग कितने किसान जुड़े होंगे आपसे? मेरे पास में उतना बड़ा रेंज में तो नहीं है, फिर भी 20-22 जन ऐसा तो होगा जो करते हैं, और बिना टाई अप्स के भी है। जैसे कोई होता है कि हमारा उधर में कि सप्लायर्स है, जो कंसोलिडेटर्स है, जो कंसोलिडेट करते हैं एक जगह में रह के, उस एरिया का सारा जितना भी क्रॉप्स वगैरह है वो कंसोलिडेट करके एक जगह में रखते हैं, और वो होलसेलिंग करते हैं। तो कभी कभार मैं होलसेलर से भी लेता हूँ, कभी कभार जैसे फ्रीलांसिंग आते हैं, मुझे कांटेक्ट करते हैं कि मेरे पास में ये प्रोडक्ट है, तो अगर आपको चाहिए तो ले लीजिए बोल के, तो उसी हिसाब से प्राइस कंपेयर करके मैं उन लोगों से लेता हूँ। मेरे पास में जो टाई अप है वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी अगर मुझे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी मुझे चाहिए तो मैं उनसे परचेस कर लेता हूँ। किसान साथियों, जो अपनी यात्रा चल रही शुरू से अनंत की पहाड़ी उत्पादों के साथ, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, उनसे पूछते हैं कि इनकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं और किस तरीके से ये मार्केट में लाते हैं, खेत से बाजार तक। उन्होंने बताया, किसानों से लेते हैं, हम अपनी दुकान पर रखते हैं, फिर उसको मार्केट में लाते हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि किसान चालू भी कर ले, किसान जुड़ भी जाए, उत्पाद बना दे, दिक्कत आती है मार्केट की, दिक्कत आती है प्रोसेसिंग की। किस तरीके से आपने डील किया? आपको भी आपने 2020 में आप चालू किए, कुछ चैलेंजेस आए होंगे। डेफिनेटली क्या करें? एक्चुअली 2020 से पहले मैं एक होटलियर था, अभी भी मैं होटल्स में हूँ। तो मैं वहीं पहाड़ में जन्मा पला बड़ा, देखा है वो चीज़ को, लेकिन मैंने उसको प्रिजर्व नहीं किया था, उसको बॉटलिंग नहीं किया था कभी। तो जब शुरुआती दौर में मुझे ये हुआ कि बहुत सारा चीज़ ख़राब होने लगा, एक बार में ले लिया, ख़राब हुआ, तो उसके बाद में मैंने 2-4 तो ट्रेनिंग भी किया प्रिजर्वेशंस के लिए, स्पाइसेस के लिए, तो इसको कैसे प्रिजर्व करते, कैसे ड्राई करते, कैसे उसका सेल्फ लाइफ, मेन तो सेल्फ लाइफ होता है, उसके लिए थोड़ा स्टडी किया। अभी जाके ये हाल 2.5 साल से बता रहा हूँ, तो अभी थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो गया है मेरा कि प्रोडक्ट कब लेना है, कितना लेना है, और कितना दिन में फिर उसको प्रोसेस करना है, उसको कैसे स्टोरेज करना है, कैसे धीरे धीरे उसको फिर फिनिश प्रोडक्ट बॉटलिंग करके, लेवलिंग करके मार्केट में लेके आना है। अभी वो एक प्रोसेस बन गया मेरा। पहले बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि सबसे एक बड़ा चैलेंज था हमारे, मैंने आपको ये डल्ले चिली का बताया। ये क्या है कि बहुत पेरिसेबल है, और ये लाल होने के बाद में इसका मार्केट है, लेकिन इसका शेल्फ लाइफ 1-2 दिन 3 दिन से ज़्यादा नहीं है। तो मैं 2-3-4 क्विंटल लेके आया पहले, लेकिन हम प्रोसेस ही नहीं कर पाए उसको, और इतना झाल होता है कि वो पूरा शरीर आपको रात भर भी सो नहीं पाएगा, ऐसा झाल होता है इसका। तो मैंने धीरे धीरे जाना कि नहीं, एक बार में इसको बॉटलिंग प्रोसेसिंग नहीं करना है, इसको पहले सॉर्टिंग करेंगे, वॉशिंग करेंगे, उसको ड्राई करके उसको फिर बड़ा कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे, और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड फिर मैं छोटा बॉटल्स में 100, 200, 300, 400 जैसे रिक्वायर होता है तो मैं बनाते चले आया। तो अभी आके ये एक प्रोसेस हो गया मेरा, सो दैट इज हाउ इट इज नाउ। जो आपने प्रोसेसिंग की बात की, आपने मतलब कि एक आदत बन गई, इस आदत को बनने में कितना टाइम लगा, और चैलेंजेस आते होंगे पहाड़ पे से या प्लेन में आना, क्या चैलेंजेस? हमारे पहाड़ में सबसे बड़ा चैलेंज है वेदर का। वेदर हमारे वहाँ पे इतना, अभी आप तो सिलीगुड़ी में है तो इतना फेवरेबल नहीं रहता है, क्लाउडी रहता है, थोड़ा शीत वगैरह ज़्यादा रहता है, ठंडा रहता है, तो चीज़ों को
ये ड्राई करने में, प्रोसेस करने में प्रॉब्लम्स है, नंबर वन। और बीच बीच में क्या होता है कि रेनी सीजन्स में आपको तो मालूम है लैंडस्लाइड्स का, रास्ता का तो है ही है वो चीज़, ट्रांसपोर्ट का तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं कहीं से भी उसको एक्योर करूँगा, उसको प्रोक्योर करूँगा, तो मुझे तो वहाँ प्रोडक्शन यूनिट में लेके जाना पड़ेगा वो चीज़ को। अगर एक दिन भी डिले हो गया तो वो ख़राब होने का चांसेस रहता है। लेकिन मुझे 1 से 1.5 साल तो ये समझने में ही लगा। प्रोडक्शन किया मैंने, टेस्ट सेलिंग भी किया, मार्केट में आता भी गया, लेकिन मैंने शुरुआती दौर में बहुत सारा लॉस भी खाया, क्योंकि वही चीज़ मैं धीरे धीरे मैं और मेरा फैमिली, मेनली तो मेरा जो फैमिली है जो सपोर्ट करते हैं, मेरा मम्मी पापा और मेरा बहन है वहाँ पे, जो टोटली वो प्रोडक्शन का काम देखते हैं, तो वो लोग के साथ में मिलके धीरे धीरे लर्निंग बाय डूइंग है मेरा, करते गए। और सबसे बड़ा चैलेंज ये हुआ कि ये सारे चीज़ को ऑर्गेनिक रखना था। मैं उसमें कोई केमिकल्स वगैरह कोई यूज़ नहीं करता हूँ अभी तक, तो नेचुरल जो है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव से भी ही अभी तक चल रहा है। तो इसीलिए वो थोड़ा मुझे वही चैलेंज था कि इसको विदाउट यूजिंग एनी केमिकल इसको इंटैक्ट सेल्फ लाइफ में कैसे रखें। तो अभी धीरे धीरे जाके बैच वाइज करके इसको क्वांटिटी क्वालिटी मेंटेन करके आज जाके मेरा जो सेल्फ लाइफ लिखता हूँ बोतल में, वो सेल्फ लाइफ में मेरा चल रहा है। शुरुआती लागत क्या लगी? मेरा शुरुआती देखिए, सबसे पहले मैंने जब ये शुरू किया था तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लाइसेंसिंग में लगा, जैसे इसका ट्रेड मार्किंग वगैरह हुआ, इसका लोगो डिजाइनिंग हुआ, इसका ब्रांडिंग के लिए लगा। एंड उसके बाद में शुरुआत में मुझे थोड़ा मशीन्स में लगा, क्योंकि जैसे सीलिंग वगैरह, सीलिंग हुआ, प्रिंटिंग हुआ, इसका लेबल बनाने में। एंड बहुत खोजने के बाद में मैं ये बॉटल्स, जितना भी बॉटल्स है मैं, सो लोकली तो बहुत यहाँ पे महंगा पड़ता है, तो मैंने फाइनली एक कंपनी में आपका फरीदाबाद में डील किया। तो शुरुआती इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अब दुकान का डेकोरेशन भी है, इसको लगभग कितना अमाउंट? मोटा मोटी शुरुआत में मुझे नहीं भी तो वही 10-15 लाख जैसा मुझे लगा होगा, उससे थोड़ा कम ही, 15 से कम ही। जैसे कि अगर कुछ प्रोडक्ट की मैं कीमत पूछूं कि एक अचार का आपने 50 ml या 100 ml या 500 आपने बताया, उसकी कॉस्ट क्या है और मार्केट में क्या? मेरा यूजुअली 200 ग्राम्स का मैं रखता, पहले बड़ा बोतल्स भी रखता था, लेकिन बड़ा बोतल्स में ब्रेकेज बहुत आता है, और मैं प्लास्टिक बहुत कम यूज़ करता हूँ, प्लास्टिक बोतल, क्योंकि इसमें ऑयल है, उसके हाथ में चिली है, उसके हाथ में सॉल्ट है, सो इट्स नॉट सजेस्टेबल कि प्लास्टिक में करने के लिए। ये 200 ml का जो बॉटल्स है, एक बॉटल का प्रोडक्ट देख के प्राइस है, जैसे 110, 120 से लेके, तो मोटा मोटी पकड़ लीजिएगा कि प्रॉफिट मार्जिन अगर मैं बोलूं तो अगर B2C में अगर जाएंगे तो हो सकता है अराउंड 20%, और B2B में जाए तो इससे थोड़ा कम। ये प्रोडक्ट देख के और रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट से भी डिपेंड करता है। अगर मेरा ही प्रोडक्ट है, मेरा ही रॉ मटेरियल है, तो उसमें थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन हाई है, और मैं बाहर से लेता हूँ तो उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन कम है। ये आपने अभी बात की फूड प्रोसेस लाइसेंस, आपने डॉक्यूमेंट के पीछे आपको बात की आपने, एक होता है मार्केटिंग पार्ट तो अलग है, मतलब जो एग्रीकल्चर डिजिटल इंडिया में बहुत है, पर मेन चीज होती है फूड डॉक्यूमेंट हासिल करना, आपको सर्टिफिकेट। तो क्या दिक्कत, मतलब उसमें क्या प्रोसेस है, किस तरीके से? शुरुआती तौर में तो देखिए, मैं जो मेरा प्रोडक्शन यूनिट है वो मेरा मोंगपू में, वो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। तो लोकली सबसे पहले तो मुझे वो चीज़ शुरुआत करने के लिए मुझे लोकल ट्रेड लाइसेंस का ज़रूरत था, तो मैं पंचायत लेवल से मुझे वो मिला है। उसके बाद में लोकल हेल्थ से एक एडिबल लाइसेंस बोल के आता है, क्योंकि मैं बहुत सारे एडिबल चीज़ें जो यूज़ करता हूँ वो प्रोक्योर किया। उसके बाद में फूड FSSI का जो है
FSSAI का मेरा तो मल्टीपल प्रोडक्ट है, तो इसीलिए मैंने वो भी दार्जिलिंग के FSSAI ऑफिस से वो निकाला। वो होने के बाद में ये लोगो और इसके ऊपर मैंने ट्रेड मार्किंग किया। तो वो सब चीज़ें में मुझे थोड़ा समय लगा और थोड़ा परेशानी भी हुई, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि क्या कुछ चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे जानते हुए मैंने ये किया। अभी तो अराउंड 4-5 इयर्स हो, तो अभी ईयर बाय ईयर रिन्यूअल है, काम चल रहा है। सो अगर मैं बात करूं कि आपको मैं बोला लास्ट सवाल है मेरा कि कोई नया व्यक्ति आना चाहिए, क्या सजेशन है इस फूड प्रोसेसिंग अगर प्रोडक्ट अगर कोई आपको देखकर कोई बाहर इंस्पायर होता है कि नहीं बनाएंगे, क्या था? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे अभी कहीं पे भी पहाड़ों में भी जाइए, हमारे पहाड़ मतलब मैं आपको बता देता हूँ हम लोग किस तरह से है। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट और सिलीगुड़ी के आसपास एरिया जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट भी पड़ता है, और बगल में अपना सिक्किम है और नेपाल भी है साइड में। तो सभी एक ही तरीके का जो फूड यूज़ करते हैं हम लोग, जो खाते हैं हम लोग, जैसे फॉर्मेंटेड प्रोडक्ट्स है, दाल अलग तरीका का दाल है, अलग तरीका का फ्लोज है। तो मैं खुद ही देख रहा हूँ कि जब हम लोग छोटे थे तो मेरा गांव में भी अगर देखेंगे तो 90% से भी ज़्यादा लोग खेतीबाड़ी करते थे, गाय रखते थे, बकरी रखते थे, उसका मेन्योर चाहिए, दूध चाहिए। लेकिन अभी जाके देखेंगे कि खेतीबाड़ी करने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही कम हो चुका है। उसमें रीजंस मेरे हिसाब से ये लगता है कि एक तो बहुत फैमिली छोटे हो गए हैं, एक बच्चे है, 2 बच्चे, वो भी बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, तो घर में तो कोई कर नहीं सकता। और जो है भी वहाँ, तो ये किसानी करने में, खेतीबाड़ी करने में वो लोग शर्म करते हैं आज के डेट में। ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। हम अगर आप खेतीबाड़ी करेंगे तो आपको तो गाय तो रखना होगा, नहीं तो आपको मेन्योर कहाँ से आएगा, कि नहीं? अगर ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो आपको तो मेन्योर चाहिए। तो इसी हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि साल दर साल आपका खेतीबाड़ी करने वाला लोग घट रहा है। तो मैं ये दुकान में जब भी मैं रहता हूँ, और टाइम नहीं रहता, मेरा स्टाफ रहता है, लेकिन जब भी कोई आते हैं यहाँ पे, बड़े बुजुर्ग जो आते हैं, तो एक बार बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, ये पुराने चीज़ सारे ये, क्योंकि अभी के वो लोग को मिलता भी नहीं और बच्चे भूल चुके हैं, पहचानते भी नहीं हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, उनको इच्छा है खाने का, इसमें ये प्रोटीन है, ये सब कुछ है, सब कुछ मालूम है, लेकिन खेतीबाड़ी करने वाले लोग और ये क्राफ्ट बनाने लोग, मुझे लगता है कि क्राफ्ट बनाने लोग तो आने वाले 5 साल के बाद में मिलेंगे भी नहीं। आज कौन बनाएगा? लास्ट जनरेशन बचा है जो ये क्राफ्ट बना रहा है, मेरा जो दुकान में दिख रहा है, उसके बाद में आपको मिलेगा नहीं। सो ये हाल है। तो मैं आने वाला, लेकिन डिमांड है बहुत, डिमांड बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रोडक्शन घट रहा है। तो मैं आने वाले लोग जो है उनको मैं यही सजेशन देता हूँ कि अभी प्रविधि बहुत सारे हैं, बहुत सही तरीके से किसानी कर सकते हैं, मशीन आए हैं, बहुत सारा चीज़, नए चीज़ आए हैं जो आधुनिक तकनीक से हम लोग कर सकते हैं। तो वो सब करके इसको, ये सब प्रोडक्ट को बचाया जाना चाहिए, ताकि हमारे आने वाले जनरेशन्स को भी ये सब चीज़ मिलता रहे। लेकिन एक ही चीज़ कैच तो यही है कि एवरी ईयर मैं देख रहा हूँ कि ये सब चीज़ का डिमांड बढ़ता ही जा रहा है, हालांकि प्रोडक्शन घट रहा है। सो आने वाले लोगों के लिए अगर आप सही तरीके से चैनलाइज करेंगे प्रोडक्शन और जो किसान भाइयों के साथ और अपना प्रोडक्शन यूनिट और बिजनेस के साथ में, लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ प्रॉफिटेबल है। जो भी नए लोग आना चाहते हैं, मैं यही सजेशन देता हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है इसके लिए फ्यूचर ब्राइट है, आप आ सकते हैं, बहुत डिमांड है इसमें। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा कि इस तरह का ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, तो ये लोप नहीं होना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, मेरा सजेशन ये। किसान साथियों, अभी आप देख रहे थे चर्चा आशीष जी के साथ, जो कि सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में है, और ऐसी कहानी, ऐसे किस्से जानने के लिए बने रही किसान ऑफ इंडिया के साथ। और ये बताना ना भूलिएगा ये शून्य से अनंत की यात्रा आपको कैसी लगी। और इस तरीके से हम अभी और भी किसानों से बात करेंगे, सिलीगुड़ी के और भी लोगों से बात करेंगे जो अच्छा काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर के दौरान, और फिश फार्मिंग हुई या फिर
एनिमल हस्बेंड्री हुआ। देखते हैं सिलीगुड़ी से और भी यात्रा चालू होगी। देखते रहिए किसान ऑफ इंडिया शून्य से अनंत की यात्रा। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।